नमस्ते दोस्तों, मैं हूं करण और आप देख रहे हैं द हॉन्टिंग फियर। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको अंदर तक हिला कर रख देगी। कभी आपने सोचा है कि अगर आपकी यादें ही आपके खिलाफ खड़ी हो जाएं, तो क्या होगा? अगर जिस जगह पर आप कदम रखें, वही जगह आपकी पहचान छीन ले, तो क्या आप बच पाओगे? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी आपको अंधेरे की उस दुनिया में ले जाएगी जहां से लौटकर हर कोई वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। सुल्तानपुर में चंदन काका का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। वह कोई साधारण इंसान नहीं थे, बल्कि एक ऐसा रहस्य जिससे पूरा गांव कांपता था। 55 की उम्र पार कर चुके उस बूढ़े को गांव वाले भूतों का काका कहते थे। उनकी लंबी, असामान्य रूप से पतली देह और झुर्रियों से भरा चेहरा देखकर लगता था मानो समय ने उन पर रहम करना ही भूल गया हो। पर असली खौफ उनके चेहरे से नहीं, बल्कि उनकी आंखों से झलकता था। उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, ना इंसानी, ना पूरी तरह दानवी। ऐसा लगता था जैसे वह परे की दुनिया में झांक सकते हों, वहां जहां आम आदमी की पहुंच कभी नहीं होती। गांव के बच्चे उनकी टूटी झोपड़ी के पास से गुजरते वक्त सांस रोक लेते, और बड़े तो उनका नाम सुनते ही रास्ता बदल लेते। उनकी मुस्कान नहीं, वह मुस्कान नहीं थी, वह मौत का संकेत थी। एक ठंडी खून जमा देने वाली मुस्कान, जैसे वह श्मशान से लौटकर सीधे किसी के घर दावत में आ गए हों। लेकिन गांव वालों का डर सिर्फ उनकी शक्ल या हरकतों से नहीं था। असली खौफ तो उस काले अतीत से था जिसे लोग खुलकर नहीं कहते थे, बस फुसफुसाते थे, मानो शब्दों से ही कोई अनहोनी घट जाएगी। चंदन काका का जन्म उस रात हुआ था जब सुल्तानपुर के ऊपर का आसमान अचानक काला पड़ गया था। बादलों की गड़गड़ाहट किसी प्रलय की घोषणा कर रही थी, और बिजली की चमक से लगता था जैसे धरती को चीर देगी। उनकी मां लक्ष्मीबाई वो औरत थी जिसके बारे में गांव में 2 कहानियां प्रचलित थीं। कुछ कहते थे कि वह जंगल की जड़ी बूटियों से बीमारों को ठीक करती है, जबकि बाकी कहते थे कि वह डायन है जो रात के अंधेरे में श्मशान की आत्माओं से सौदे करती है। लक्ष्मीबाई की सुंदरता जितनी मनमोहक थी, उसका रहस्य उतना ही डरावना। उसकी आंखें गहरे कुएं जैसी थीं, जिनमें झांकने वाला अक्सर अपनी नींद खो बैठता। पर असली भय तब पैदा हुआ जब चंदन सिर्फ 10 साल का था। एक रात गांव वालों ने भीड़ बनाकर लक्ष्मीबाई को उसके घर से घसीट निकाला। औरतें चीख रही थीं, चुड़ैल है, इसने बच्चों को नजर लगाई है। मर्दों के हाथों में मशालें और हथियार थे। कोई कह रहा था, ये श्मशान में काला जादू करती है। बेचारा चंदन अपनी मां की साड़ी पकड़कर चीख रहा था, लेकिन किसी ने उस मासूम की आवाज नहीं सुनी। भीड़ उसे खींचते हुए श्मशान के पास ले गई, एक विशाल पेड़ से बांधा और आग लगा दी। लपटों ने जब लक्ष्मीबाई को निगलना शुरू किया तो उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज उठी। धुएं और जलती देह की बदबू ने चंदन के बचपन को हमेशा के लिए जला डाला। उसकी मां की आखिरी नजरें, वो आंखें सीधी उसकी आंखों में धंसी हुई थीं, मानो कह रही हों, बेटा, यह गांव कभी तेरा अपना नहीं होगा, इसकी सच्चाई तुझे निगल जाएगी। उस रात के बाद चंदन इंसान कम और रहस्य ज्यादा बन गया। उसने गांव के छोर पर एक खंडहर सी झोपड़ी बना ली। लोग कहते थे कि वह पागल हो गया है। दिन में मजदूरी करता, लेकिन रात में हमेशा श्मशान की ओर चला जाता। कई बार लोगों ने उसकी धीमी, सिहरन पैदा कर देने वाली हंसी सुनी थी, एक हंसी जो सन्नाटे में गूंजती और आत्मा को जमा देती थी। कुछ कहते हैं उन्होंने चंदन को श्मशान में बैठकर किसी अदृश्य शक्ति से बातें करते देखा है। एक बच्चे ने दावा किया कि उसने उसे तालाब के किनारे खड़े देखा, जहां पानी की सतह पर एक काला साया तैर रहा था, और चंदन उस साए से मुस्कुराकर बातें कर रहा था। गांव वालों का डर इतना बढ़ गया कि जब मुखिया ने उसे श्मशान की चौकीदारी की नौकरी का प्रस्ताव दिया, 12,000 रुपये महीने के बदले में, तो सबको यकीन था कि वह मना कर देगा। आखिर वो जगह मौत का अड्डा बन चुकी थी। पिछले चौकीदार रहस्यमयी तरीके से खत्म हो चुके थे। कोई तालाब में डूबा मिला, कोई पेड़ से लटकता हुआ, और कई तो ऐसे गायब हुए जैसे धरती ही निकल गई। लेकिन चंदन काका ने बिना पलक झपकाए हामी भर दी। उस पल गांव वालों ने जाना, श्मशान को चौकीदार नहीं मिला है, बल्कि श्मशान ने अपना असली मालिक बुला लिया है। उन
उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यह चमक पैसों के लालच की नहीं थी, बल्कि उस रहस्य की थी जिसे खोलने के लिए उन्होंने यह नौकरी स्वीकार की थी। गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे कि चंदन काका सचमुच पागल हो चुके हैं या फिर वे उन आत्माओं के खेल को किसी गहरी समझ से पढ़ चुके हैं। उनकी झोपड़ी में रखा पुराना संदूक गांव के लिए एक और डर का कारण था। कहा जाता था उसमें कुछ ऐसा है जो इंसानों के देखने के लिए नहीं बना। उसमें उनकी मां लक्ष्मीबाई की छोड़ी हुई निशानियां थीं। एक तांबे का लौटा, सूखी जड़ी बूटियों की गठरी और एक पुरानी डायरी जिसके पन्ने कब के सड़कर पीले पड़ चुके थे। उस डायरी में लिखे चिन्ह और मंत्र किसी इंसानी भाषा के नहीं लगते थे, बल्कि जैसे उन्हें किसी अधमरे प्रेत ने खुद लिखा हो। हर रात चंदन काका उस डायरी को खोलते। उनकी आंखें कभी पानी से भर जाती तो कभी अंगारों की तरह चमक उठती। वे जानते थे उनकी मां की मौत सिर्फ अंधविश्वास नहीं थी, इसके पीछे एक ऐसा राज दफन था जो सुल्तानपुर के श्मशान की मिट्टी से बंधा हुआ था। और अब चौकीदार की नौकरी स्वीकार कर चंदन ने अपने सीने में दबी उस आग को फिर से जला दिया था। क्या वह उस राज को जान पाएंगे या फिर श्मशान उन्हें भी निगल जाएगा जैसे उसने बाकी चौकीदारों को निगला था? यह सवाल हवा में तैर रहा था और हर किसी को लगता था कि उसका जवाब केवल मौत ही देगी। रात का सन्नाटा इतना भारी था कि सांसें भी रुक सी जाती थीं। सुल्तानपुर का श्मशान घाट दिन में ही लोगों के रोंगटे खड़े कर देता था, लेकिन अंधेरी रात में वह किसी नर्क से कम नहीं लगता। हवा में एक सनसनाहट थी, एक फुसफुसाहट जो कानों से टकराकर लौट आती थी, पर शब्द समझ नहीं आते थे। कभी दूर कुत्ते पागलों की तरह भौंकते और अचानक उनकी आवाज गला कटने जैसी रुक जाती। उसके बाद हवा में गूंज उठती एक लंबी असहनीय चीख, जैसे कोई आत्मा अभी अभी जलकर राख हुई हो और उसकी कराहें अब भी जिंदा हों। श्मशान के बीचों बीच खड़ा प्राचीन पीपल का पेड़ हवा में टहनियां हिला रहा था, पर यह कोई साधारण हिलना नहीं था। ऐसा लगता था जैसे उसकी टहनियों को कोई अदृश्य हाथ पकड़कर नचा रहा हो। पेड़ की जड़ों में दबी कब्रें, जिनके पत्थर समय की मार से धुंधले हो चुके थे, रात में जिंदा लगती थीं, मानो उनमें कैद आत्माएं बाहर निकलने के लिए छटपटा रही हों। हवा में एक सड़ी गली बदबू तैर रही थी। यह सिर्फ मिट्टी या जलती लकड़ी की नहीं थी, यह गंध इंसानी नाक को चीरकर दिमाग में बस जाती थी। लोग कहते थे यह बदबू उन्हीं आत्माओं की है जो हर रात यहां जागती हैं, अपनी अधूरी कहानियों को किसी जिंदा शिकार में उतारने के लिए। उस रात चंदन काका पहली बार चौकीदारी करने पहुंचे। उनके कंधे पर एक पुरानी थैली थी जिसमें तांबे का लोटा, एक टिमटिमाती लाल अटेन और नमक की छोटी थैली रखी थी। नमक जो अघोरी बाबा नानूराम ने उन्हें खास तौर पर दिया था। उनकी आंखों में वही अजीब चमक थी, पर माथे पर पसीने की बूंदें गवाही दे रही थीं कि वे भी इस रात से डरते थे। गांव के मुखिया ने चेतावनी दी थी, ठीक रात 12 बजे तालाब के पास वाली कब्र पर पानी डालना, मुर्दा उठेगा, 3 सवाल पूछेगा, जवाब सही हुए तो खजाने का रास्ता मिलेगा, गलत हुए तो। मुखिया वहीं रुक गया। उसकी अधूरी बात और आंखों में तैरता डर चंदन के भीतर गूंजता रहा। श्मशान का जंग लगा लोहे का फाटक जब चंदन ने धक्का देकर खोला तो उसकी चरमराहट ने रात के सन्नाटे को काट डाला। उस आवाज के साथ एक ठंडी लहर हवा में फैल गई, जैसे किसी ने उनका स्वागत किया हो। लालटेन की कमजोर रोशनी में श्मशान का हर कोना भूतिया लग रहा था। कब्रों के बीच से गुजरते हुए उनके कदम भारी हो रहे थे। और फिर वे पहुंचे तालाब के पास वाली शापित कब्र खमा पर। कब्र का पत्थर टूटा फूटा था, उस पर उकेरे गए अजीब से चिन्ह चमकते लग रहे थे, ठीक वैसे ही चिन्ह जैसे उनकी मां की डायरी में बने थे। चंदन ने थैली से तांबे का लोटा निकाला और तालाब से पानी भरने झुके। पानी इतना काला था कि उसमें चांद की परछाई भी डरी डरी कांपती दिख रही थी, जैसे पानी कोई दर्पण नहीं बल्कि खाई हो जिसमें देखने वाला हमेशा के लिए डूब जाए। लेकिन उस पानी में चांद की परछाई के साथ कुछ और भी तैर रहा था, एक धुंधला स्याह साया। वह कुछ पल तक सतह पर ठहरा, फिर अचानक डूब गया। चंदन काका की सांसें तेज हो गईं। उनके कानों में धड़कनों की आवाज अब ढोल की तरह गूंज रही थी। उन्होंने घड़ी देखी,
11:48। हर बीतते सेकंड के साथ उनकी रूह कांप रही थी। जैसे ही सुइयां 12 बजे टिकीं, कांपते हाथों से उन्होंने तांबे का लौटा कब्र पर उंडेल दिया। पानी की बूंदें मिट्टी से टकराईं और उसी पल श्मशान की हवा में एक स्टिठक कर ठंडी कराह गूंजी। पीपल का पेड़ अचानक पागलों की तरह हिलने लगा। उसकी शाखाएं आपस में टकराकर अजीब सी खड़खड़ाहट कर रही थीं। तालाब का पानी उबलने लगा और बुलबुले फूटते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे किसी की सांसें भीतर से फूट रही हों। फिर धरती कांपी, कब्र की मिट्टी फटने लगी और उस फटी हुई धरती से धीरे धीरे बाहर आया एक सड़ा गला कंकाल। उसकी हड्डियां चटक रही थीं, जैसे जबरन जोड़कर खड़ी की जा रही हों। आंखों की जगह तो गहरी अंधेरी सुरंगें थीं जिनसे ठंडी हवा निकल रही थी। उसके मुंह से सड़े खून और गली हुई मिट्टी की बदबू फैल गई, जो चंदन काका की नाक और गले में समा गई। मुर्दे की आवाज आई, गहरी, खुरदरी और गूंजती हुई, जैसे सदियों पुरानी गुफा से आ रही हो। पहला सवाल, इस श्मशान में कितनी आत्माएं भटक रही हैं? चंदन काका का दिमाग घूम गया। उनकी मां की डायरी के शब्द बिजली की तरह कौंधे। 77 कब्रें, हर कब्र में एक आत्मा कैद। कांपते हुए बोले, 77। क्षण भर सन्नाटा छाया। फिर मुर्दे ने एक भयानक ठहाका मारा। उसकी हड्डियां खड़खड़ाईं और पूरा श्मशान गूंज उठा। सही है। दूसरी बार उसकी आवाज और भारी हो गई। मेरा मरना कैसे हुआ था? चंदन काका की आंखें फटी रह गईं। उन्हें वह पुरानी दास्तान याद आई। जमींदार को उसके ही भाई ने जहर देकर मार डाला था। तुम्हें जहर दिया गया था, उन्होंने कहा। मुर्दा चुप रहा। उसका चेहरा और भी भयावह हो गया। उसकी हड्डियों के बीच से कीड़े रेंगने लगे और जमीन पर गिरते ही राख बन गए। फिर तीसरा सवाल। उसकी आवाज अब इतनी गहरी थी कि चंदन काका के पैरों के नीचे की जमीन हिल गई। मेरा नाम क्या था? चंदन काका का दिल थम गया। उनकी मां की डायरी में कोई नाम नहीं था। पसीने की बूंदें उनकी कनपटी से टपक रही थीं। उन्होंने अनुमान लगाया, बलवीर सिंह। तभी मुर्दे की खाली आंखों में लाल रोशनी जल उठी। गलत। वह गर्जा और उसकी हड्डियों से बना हाथ बिजली की तरह चंदन काका की ओर बढ़ा। पकड़ इतनी ठंडी और मजबूत थी कि उनकी हड्डियां चटकने लगी। वह उन्हें घसीटता हुआ तालाब की ओर ले जाने लगा। तालाब का पानी अब काला नहीं, बल्कि खून जैसा गाढ़ा और लाल हो चुका था। उसकी सतह पर दर्जनों हाथ तैर रहे थे, काले सड़े हुए हाथ जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। चंदन काका घबराकर अपनी थैली से नमक निकाला और पूरी ताकत से मुर्दे पर फेंक दिया। नमक के छूते ही मुर्दा दर्द से चीखा। उसकी चीख ऐसी थी कि लगा कान के पर्दे फट जाएंगे। धीरे धीरे उसका शरीर राख की तरह बिखर गया और हवा में घुल गया। चंदन काका वहीं जमीन पर गिर पड़े। उनका सीना धौंकने की तरह चल रहा था। तभी तालाब की गहराई से एक और आवाज आई, धीमी रेंगती हुई फुसफुसाहट। तू बच गया, लेकिन कल रात तेरा असली इम्तिहान होगा। तालाब की सतह पर अब एक और साया तैर रहा था, लंबा, धुंधला और इतना काला कि चांद की रोशनी उसमें समा रही थी। धीरे धीरे वह गहराई में खिंच गया और सब फिर से शांत हो गया। लेकिन चंदन काका जान गए, यह तो बस शुरुआत थी। असली रहस्य, असली भयावहता और उनकी मां की मौत का सच अभी बाकी था। पहली रात की उस डरावनी मुठभेड़ ने चंदन काका की आत्मा तक को हिला दिया था। वह जानते थे कि अगर उनकी थैली में रखा नमक ना होता तो आज वह भी उन्हीं लापता चौकीदारों में गिने जाते। लेकिन दिल में यह एहसास भी था कि जो आने वाला है वह पहली रात से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। सूरज चढ़ने से पहले ही चंदन काका भारी कदमों से ठाकुर संग्राम सिंह की हवेली की ओर बढ़े। उनके मन में सवालों का तूफान था। उस मुर्दे के रहस्यमयी सवाल, तालाब में दिखा काला साया और उनकी मां की मौत का सच, गांव की सबसे बड़ी हवेली जिसकी दीवारों पर समय के दाग और रहस्यों की परछाइयां चिपकी हुई थीं। हवेली का दरवाजा 2 पत्थर के शेरों से सजा था, जिनकी आंखें ऐसे चमक रही थीं मानो जिंदा होकर राहगीर को निगल लेंगी। जैसे ही चंदन ने दरवाजा खटखटाया, एक दुबला पतला नौकर उभरा, जिसकी आंखें अजीब ढंग से खोखली और चेहरे पर बिना वजह की सफेदी थी। उसने धीमे इशारे से चंदन को भीतर बुलाया और उन्हें दीवान खाने में बिठा दिया। वह कमरा मानो हवेली का दिल हो, मगर एक ठंडा,
धड़कता दिल, दीवारों पर टंगी तलवारें और ढालें धुंधली लालटेन की रोशनी में ऐसे लग रही थीं मानो उनमें अब भी ताजा खून सना हो। कोनों से मकड़ियों के जाले झूल रहे थे, जिनमें बंद जाले जैसे हर हरकत को घूर रहे हों। धीरे धीरे एक भारी कदमों की आहट गूंजी, कमरे की हवा और ठंडी हो गई। ठाकुर संग्राम सिंह, गांव का मुखिया, जिनका चेहरा 60 सालों की सख्ती और अपराध बोध से जला हुआ था, भीतर आए। उनकी आंखों में कुछ ऐसा छिपा था जो शब्दों से कहीं ज्यादा डरावना था। क्या हुआ चंदन? उनकी भारी आवाज गूंजी, मगर उनकी नजरें सीधे चंदन से मिलने से बच रही थीं। चंदन काका ने सब कुछ बताया, कब्र से उठे उस मुर्दे का, उसके 3 सवालों का और तालाब के पानी में डूबे उस काले साए का। जैसे ही तीसरे सवाल का जिक्र हुआ, ठाकुर का चेहरा राख की तरह पीला पड़ गया। उनकी उंगलियां कुर्सी की पकड़ पर इतनी कस गईं कि खून तक खिंच आया। तू तू बच गया, उनकी आवाज कांपी। कोई भी अब तक तीसरे सवाल से लौटकर नहीं आया। कोई नहीं। चंदन ने उनकी आंखों में झांक कर सवाल दागा। मुखिया जी, आप कुछ छुपा रहे हैं। यह नौकरी, यह खजाना, यह श्मशान और मेरी मां की मौत, यह सब जुड़ा हुआ है। सच बताइए। कमरे पर सन्नाटा छा गया। बस बाहर से आती ठंडी हवा की सनसनाहट थी जो खिड़की के पास लगे पुराने पर्दों को हिला रही थी। ठाकुर ने गहरी सांस ली, खिड़की से बाहर झांका, जहां दूर धुंध में श्मशान का पीपल डोलता दिख रहा था। यह श्मशान साधारण नहीं है चंदन। उनकी आवाज धीमी मगर कांपती हुई थी। 100 साल पहले यहां राजा बलवीर सिंह रहता था। उसका खजाना इतना बड़ा था कि लोग कहते थे उसमें सोना चांदी से भी बढ़कर काला जादू कैद था। राजा की हत्या उसके ही भाई ने की और खजाना उसी श्मशान की मिट्टी में दफन कर दिया गया। तब से उस पर एक शाप है। जो भी उस खजाने की ओर बढ़ा, या तो मौत ने उसे निगल लिया या वह बिना निशान गायब हो गया। चंदन की आंखें सिकुड़ गईं। और मेरी मां? उनकी आवाज पत्थर जैसी कठोर थी। ठाकुर का चेहरा कसैला हो गया। उनकी आंखों में अपराध की नमी तैर आई। तेरी मां लक्ष्मीबाई, वह जानती थी इस खजाने का राज। उसने राजा की आत्मा से बात करने की कोशिश की थी। उसके पास कुछ मंत्र थे जो शाप को तोड़ सकते थे, लेकिन ठाकुर की आवाज टूट गई। गांव वाले डर गए। उन्हें लगा अगर खजाना बाहर आया तो शाप पूरे गांव को निगल लेगा। इसीलिए चंदन की आंखें लाल हो गईं। गुस्से और दर्द से कांपती आवाज में बोला, इसलिए उन्हें डायन कहकर मार डाला। ठाकुर ने सिर झुका लिया। उनकी हथेलियां कांप रही थीं। मैं तब बच्चा था चंदन, कुछ नहीं कर सका, लेकिन जान ले, यह चौकीदारी खजाने की रखवाली नहीं है, बल्कि उस शाप को काबू में रखने का तरीका है। चंदन का दिल जैसे फट गया। उनकी मां की मौत एक अंधविश्वास नहीं बल्कि एक साजिश थी, खजाने और श्राप से जुड़ी हुई। हर चौकीदार को 3 सवालों का सामना करना पड़ता है, ठाकुर ने कांपती आवाज में कहा। पहले 2 सवाल मायने नहीं रखते, तीसरा सवाल असली है। वही खजाने की ओर इशारा करता है, लेकिन जो भी उसे गलत जवाब देता है उसे तालाब का साया निगल जाता है। चंदन ने सीधा पूछा, और तीसरा सवाल? ठाकुर ने उनकी आंखों में देखा। उनकी सांसें भारी हो गईं। वह सवाल हर बार बदलता है चंदन, लेकिन जवाब हमेशा खजाने से जुड़ा होता है, और खजाना तालाब की गहराई में दफन है। उन शब्दों ने चंदन के भीतर तूफान खड़ा कर दिया। उन्हें अचानक अपनी मां की डायरी याद आई। उसमें एक चित्र था, पानी के नीचे एक तहखाने का। क्या उनकी मां वहां तक पहुंच चुकी थी और यही उनकी मौत की असली वजह थी? ठाकुर ने आखिरी बार चेतावनी दी। दूसरी रात और भयानक होगी चंदन। अगर तू तीसरा सवाल गलत दे बैठा तो तालाब का साया तुझे भी नहीं छोड़ेगा। चंदन बिना कुछ बोले उठे और हवेली से बाहर निकल गए। उनके कदम भारी थे, लेकिन आंखों में एक ज्वाला जल रही थी। ठाकुर की आंखें साफ बता रही थीं कि वह सच का आधा हिस्सा दबा रहे हैं। श्मशान का रहस्य, उनकी मां की मौत और खजाने का श्राप, सब एक ही अंधेरे धागे से बंधे थे, और चंदन ने तय कर लिया था वह उस धागे को तोड़कर ही रहेंगे। लेकिन भीतर ही भीतर एक सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या ठाकुर भी उसी साजिश का हिस्सा था जिसने उनकी मां की बलि ली थी? सूरज ढल चुका था। सुल्तानपुर का श्मशान घाट फिर से अंधेरे की चादर ओढ़ चुका था, और दूसरी रात
मौत से भी गहरी थी। लेकिन चंदन काका के दिल में एक अजीब सा बोझ था। उन्हें लग रहा था कि ठाकुर ने सच छुपाया है, कुछ ऐसा जो उनकी मां की मौत और इस शापित कब्र से जुड़ा है। उनके कंधे पर लटक रही पुरानी थैली में वही तांबे का लोटा, नमक की थैली और टिमटिमाती लालटेन थी। लेकिन इस बार उनके पास सबसे बड़ा हथियार था, उनकी मां की डायरी। उसके पीले पड़े पन्नों पर खून जैसे लाल रंग से बने चिन्ह थे, त्रिशूल, सर्प और एक गोलाकार आकृति, मानो किसी प्राचीन मंत्र की कुंजी। श्मशान का फाटक चरमराते हुए खुला और अंदर कदम रखते ही उन्हें लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गए हों। हवा में सरसराहट थी, लेकिन वह हवा नहीं, किसी अदृश्य आत्मा की फुसफुसाहट लग रही थी। पीपल की टहनियां ऐसे झूल रही थीं जैसे कोई अदृश्य प्राणी उन पर झूल रहा हो। जमीन पर उनकी परछाई लंबी और टेढ़ी मेढ़ी होकर नाच रही थी, जैसे वह परछाई उनकी नहीं किसी और की हो। तालाब के किनारे वही टूटी फूटी कब्र थी। उस पर उकेरे चिन्ह अब लालटेन की रोशनी में ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने ताजा खून से बनाए हों। चंदन काका ने कांपते हाथों से डायरी खोली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही पहला शब्द उनके होठों से निकला, हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। तालाब का शांत पानी उबलने लगा, बुलबुले उठे और भीतर से एक अजीब सी गूंज उठी, जैसे कोई दबी हुई चीख बाहर निकलने को तड़प रही हो। ठीक 12 बजते ही उन्होंने कांपते हाथों से कब्र पर पानी डाला। धरती फटी, मिट्टी हिली और भीतर से एक सड़ी गली देह बाहर निकली। लेकिन इस बार मुर्दा और भी डरावना था। उसके चेहरे का आधा हिस्सा गायब था। जहां मांस होना चाहिए था, वहां कीड़े रेंग रहे थे। उसकी हड्डियों से काला चिपचिपा तरल टपक रहा था, जो मिट्टी को गलाकर धुएं में बदल रहा था। उसकी आंखों की खाली जगह से सिर्फ अंधेरा टपक रहा था, मानो 2 काले गड्ढों में कोई और दुनिया छिपी हो। उसकी आवाज कब्र की गहराई से गूंज उठी। पहला सवाल, इस कब्र का असली शाप क्या है? चंदन काका का गला सूख गया। डायरी के शब्द याद करके उन्होंने धीरे से कहा, यह कब्र राजा बलवीर सिंह के खजाने की रक्षा करती है। जो इसे छूता है, मौत उसका पीछा करती है। मुर्दे ने एक ऐसा ठहाका लगाया जिससे पीपल की टहनियां कांप उठी। सही है, उसकी आवाज और भारी हो गई। दूसरा सवाल, इस शाप को किसने दिया? चंदन काका का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। उन्हें याद आया, डायरी में लिखा था कि राजा को उसके भाई ने मारा, लेकिन असली शाप एक अघोरी ने दिया था। अघोरी कमलनाथ, उन्होंने कांपते स्वर में कहा। मुर्दे की खाली आंखों में अंधेरा और गहरा हो गया। सही, उसने फुफकारा। फिर तीसरा सवाल गूंजा, इस कब्र का असली मालिक कौन है? चंदन काका सन्न रह गए। ये सवाल उनकी मां की डायरी में कहीं नहीं था। उनके दिमाग में एक नाम गूंजा, लक्ष्मीबाई। गांव वाले उनकी मां को डायन कहते थे। कांपते हुए उन्होंने वहीं कहा, लक्ष्मीबाई। मुर्दे की चीख ने पूरा श्मशान हिला दिया। गलत। उसका सड़ा हुआ हाथ चंदन काका की ओर बढ़ा और लोहे की जंजीरों जैसी पकड़ में उन्हें जकड़ लिया। उसकी हड्डियों से रिश्ता काला तरल उनके कपड़ों पर गिरने लगा। चंदन काका ने पूरी ताकत लगाकर डायरी खोली और एक मंत्र पढ़ डाला। हवा में अचानक बिजली सी कड़कड़ाहट हुई। मुर्दा एक पल के लिए पीछे हट गया। चंदन काका ने नमक फेंका और वह मुर्दा धुएं में घुल गया, लेकिन श्मशान का सन्नाटा टूटा नहीं। तालाब से एक गहरी अजीब सी फुसफुसाहट आई। तू और करीब आ गया है चंदन, लेकिन सच जानने की कीमत तुझे अपनी रूह से चुकानी होगी। पानी की सतह पर एक लंबा काला साया तैर रहा था, धीरे धीरे गहराई में डूबता हुआ। चंदन काका की सांसें तेज थीं, लेकिन अब उन्हें यकीन हो गया था, उनकी मां सिर्फ इस शाप से जुड़ी नहीं थी, शायद वह खुद उस शाप का सबसे बड़ा हिस्सा थी। शापित कब्र का रहस्य अब और भी गहरा हो चुका था। चंदन काका के मन को साफ महसूस हो रहा था कि असली जवाब उस कब्र में नहीं, बल्कि तालाब की गहराई में छिपा है। वही तालाब जो हर रात उन्हें अपनी ठंडी सांसों और उस काले साए से बुलाता था। दिन ढलते ही सुल्तानपुर का श्मशान घाट एक बार फिर खामोशी की चादर में लिपट गया। हवा इतनी भारी हो गई थी कि हर सांस मानो किसी अजनबी का बोझ साथ ला रही हो। पीपल की टहनियां टेढ़ी मेढ़ी छायाएं बनाकर जमीन पर ऐसे नाच रही थीं, मानो प्राचीन आत्माएं किसी अनदेखे अनुष्ठान की तैयारी कर रही हों।
चंदन काका की थैली में वही तांबे का लोटा, नमक की थैली और टिमटिमाती लालटेन थी। लेकिन अब उनके पास सबसे बड़ा हथियार था, उनकी मां की डायरी। पीले पड़े पन्नों पर लिखे मंत्र, चिन्ह और रहस्यमयी रेखाएं जो किसी सामान्य इंसान ने नहीं बल्कि खून और राख से लिखी गई थीं। जब वह तालाब के किनारे पहुंचे तो पानी की सतह पर चांद की टेढ़ी मेढ़ी परछाई कांप रही थी। लेकिन चंदन काका जानते थे ये सिर्फ चांद की छवि नहीं थी। वह साया फिर प्रकट हो चुका था। धीरे धीरे वह आकृति स्पष्ट हुई। लंबे भीगे हुए काले बाल जो पानी में सांपों की तरह तैर रहे थे, चेहरे पर मांस के धब्बे, आधा सड़ा हुआ चेहरा और आंखों की जगह दो गहरे अंधेरे गड्ढे। वह इंसान नहीं लग रही थी, बल्कि मानो पानी ने खुद एक रूह को जन्म दिया हो। चंदन। फुसफुसाहट ने उनकी रीढ़ में बर्फ सी ठंडक दौड़ा दी। यह आवाज उनकी मां की थी, लेकिन उसमें एक ऐसी ठंडक थी जो किसी कब्र से उठती है। चंदन काका ने कांपते हाथों से डायरी खोली और एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उनके शब्द हवा में गूंजे, तालाब का पानी उबलने लगा। सतह से भाप उठी और उसकी गहराई में एक अंधेरा तहखाना चमका, जैसे किसी ने सदियों से दबी हुई जंजीरों का दरवाजा खोला हो। साया औरत की शक्ल में उभरा। उसका चेहरा दर्द और गुस्से से विकृत था। सच जानना चाहता है चंदन? उसकी आवाज तालाब की गहराई से गूंज रही थी। चंदन काका की आंखें भर आईं। हां मां, मुझे सच चाहिए। साया हंसा नहीं, रोया भी नहीं, बल्कि ऐसी चीख मारी कि पूरा तालाब उफान मार उठा। पानी की सतह पर सफेद चेहरों जैसे बुलबुले फूटने लगे, जैसे उसमें आत्माएं कैद हों। फिर उसने पहला सवाल पूछा, इस तालाब में कितनी आत्माएं कैद हैं? चंदन काका का गला सूख गया। डायरी में संख्या नहीं थी। उन्होंने अनुमान लगाया, 7। साय की खाली आंखों में एक नीली ज्वाला सी झिलमिलाई। सही। फिर दूसरा सवाल गूंजा, इस तालाब को किसने शाप दिया? चंदन काका ने कांपते स्वर में कहा, अघोरी कमलनाथ। साय का चेहरा और करीब आ गया। उसके बाल अब पानी से निकलकर जमीन तक फैल चुके थे। सही। तीसरा सवाल ऐसा था जिसने चंदन काका की सांस रोक दी। मैं कौन हूं? चंदन काका की आंखों में उनकी मां की धुंधली छवि उभरी। लक्ष्मीबाई, उन्होंने डरते डरते कहा। साय की चीख ने तालाब को भूकंप की तरह हिला दिया। पानी के भीतर से हजारों हाथ बाहर निकलने लगे, हड्डियों जैसे, सड़े गले और कुछ बिना त्वचा के। गलत। साय का काला गीला हाथ चंदन काका की ओर बढ़ा। उसकी पकड़ बर्फ की तरह ठंडी थी, लेकिन ताकत ऐसी थी जैसे पूरी गहराई उन्हें खींच रही हो। चंदन काका ने पूरी ताकत से नमक फेंका। साया तड़पा। उसकी चीख ने तालाब को काला कर दिया और वह गहराई में समा गया। लेकिन पानी शांत नहीं हुआ। गहराई से फिर एक आवाज गूंजी, तेरी मां सिर्फ लक्ष्मीबाई नहीं थी, वह इस शाप की असली रक्षक थी, और अब तेरी बारी है। चंदन काका की लालटेन अचानक बुझ गई। चारों ओर सिर्फ काला अंधेरा और तालाब की गहराई से उठती ठंडी सड़ी हुई सांसें बची थीं। लेकिन तालाब की सतह पर अब भी वह अजीब सी नीली काली चमक कांप रही थी। तहखाने का दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। चंदन काका घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़े। उनकी सांसें टूट टूट कर चल रही थीं। तालाब की गहराई में कुछ था, शायद खजाना, शायद उनकी मां का सच, या शायद कोई ऐसा रहस्य जो इंसानों के लिए नहीं था। लेकिन साय की अंतिम चीख अब भी उनके कानों में गूंज रही थी, जैसे किसी ने सीधे उनके खून में जहर घोल दिया हो। अगर वह मेरी मां नहीं थी तो फिर कौन थी? चंदन काका बुदबुदाए। लेकिन सबसे खतरनाक सवाल था। तीसरा सवाल गलत क्यों था? उन्होंने कांपते हाथों से डायरी उठाई। अब तक न खोला गया एक और पन्ना उनके सामने था। उसमें एक भयानक चित्र बना था। तालाब के नीचे एक अंधेरी सुरंग, और उस पर किसी ने लाल खून से लिखा था, सच तालाब की गहराई में है, पर इसे जानने की कीमत है जान। चंदन काका का गला सूख गया। अब वह समझ गए थे कि तालाब का काला साया सिर्फ एक आत्मा नहीं था, वह शाप का हिस्सा था, और शायद उनकी मां की आत्मा भी उसी शाप में कैद थी। अगली रात चाहे उनकी सांस टूटे या हड्डियां, उन्हें तालाब में उतरना ही होगा, वरना वह साया उनकी आत्मा तक को निगल जाएगा। रात ने सुल्तानपुर को फिर से अपनी काली चादर में ढक लिया था।
लेकिन आज का अंधेरा पिछली रातों से कहीं ज्यादा घना और भारी था। हवा इतनी ठंडी थी कि हड्डियों तक चटकने लगी। पीपल का पेड़ अपनी टहनियों को ऐसे हिला रहा था जैसे किसी ने उन्हें जबरदस्ती खींचा हो। गांव के कुत्तों की भौंकना बंद हो चुका था और उसकी जगह एक धीमी सी फुसफुसाहट तैर रही थी। ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य जुबान बार बार चंदन काका का नाम पुकार रही हो। पहली रात का सामना और तालाब की दहशत ने उनके अंदर एक अजीब जुनून भर दिया था। उनकी मां की डायरी अब एक किताब नहीं बल्कि मौत और मुक्ति के बीच की एक कुंजी थी। मगर तालाब की गहराई में दिखा तहखाना और वह औरत जैसी आकृति, ये सवाल बना हुआ था, क्या वह सचमुच उनकी मां थी या किसी और अंधेरी शक्ति का रूप? चंदन काका ने थैले को कसकर पकड़ रखा था। उसमें तांबे का लोटा, नमक की थैली, लालटेन और डायरी थी। लेकिन इस बार उन्होंने डायरी को अपनी छाती से ऐसे चिपका लिया जैसे यह उनका आखिरी सहारा हो। डायरी के अगले पन्ने पर लिखा था, दूसरी रात सबसे भयानक होती है क्योंकि शाप तब पूरी ताकत से जागता है। श्मशान का लोहे का फाटक पार करते हुए उनकी सांसें तेज हो गईं। लालटेन की लौ डगमगाने लगी। उनकी आंखों में वही चमक लौट आई थी, वही डरावनी चमक जिसे देखकर गांव वाले कहते थे, भूतों का काका आ गया। तालाब के पास वह शापित कब्र उनका इंतजार कर रही थी। कब्र के पत्थर पर उकेरे गए चिन्ह, त्रिशूल, सांप और गोलाकार निशान इस बार ऐसे चमक रहे थे जैसे कोई जीवित चीज अंगड़ाई ले रही हो। चंदन काका ने लालटेन नीचे रखी और कांपती आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। शब्द हवा को चीरते हुए गूंजे और तभी एक ठंडी भारी सांस चारों तरफ फैल गई। तालाब का पानी थरथराने लगा। उसकी सतह पर फिर से वही काला साया उभरा, लेकिन इस बार वह और करीब था, इतना करीब कि उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वह एक औरत थी। लंबे गीले बाल पानी में सांपों की तरह तैर रहे थे। उसकी आंखें खाली थीं, गड्ढों जैसी, लेकिन उनमें से धुआं निकल रहा था। उसका मुंह खुला था, इतना बड़ा कि उसमें पूरा इंसान समा जाए। चंदन काका का दिल मानो फटने ही वाला था, मगर वह रुके नहीं। उन्होंने लोटे में पानी भरा और घड़ी की ओर देखा। 11:59। जैसे ही सुई ने 12 बजाए, उन्होंने पानी कब्र पर डाला। धरती कांप गई, कब्र फटने लगी, मिट्टी से भयानक दरारें निकलीं और एक ऐसी चीख गूंजी जो इंसानी नहीं थी। कब्र से जो निकला वह कोई साधारण मुर्दा नहीं था। उसकी देह आधी सड़ी हुई थी, लेकिन खून अब भी टपक रहा था। उसका चेहरा ऐसे चीर दिया गया था जैसे किसी ने धारदार औजार से हड्डियों तक काट डाली हो। उसकी एक आंख से काला चिपचिपा तरल बह रहा था और हड्डियां चटक रही थीं, मानो सदियों की नींद से किसी ने जबरदस्ती खींच लिया हो। उसकी बदबू इतनी जहरीली थी कि चंदन काका का गला घुटने लगा। लेकिन असली डर उसकी आवाज थी, गहरी, खोखली और ऐसी कि लग रहा था जैसे श्मशान की हर कब्र एक साथ बोल रही हो। मुर्दा हड्डियों की खड़खड़ाहट के बीच अचानक बोल पड़ा। उसकी आवाज श्मशान की हर कब्र से गूंजती हुई आई। पहला सवाल, इस श्मशान की सबसे पुरानी कब्र कौन सी है? चंदन काका का गला सूख गया। उनकी मां की डायरी में लिखा था, पीपल के नीचे वाली कब्र सबसे पुरानी थी और वह राजा बलवीर सिंह की थी। पीपल के पेड़ के नीचे वाली, उन्होंने कांपते हुए कहा। मुर्दा कुछ पल चुप रहा, फिर उसका सड़ा हुआ मुंह इतना फैला कि उसकी टूटी दांतों से खून टपकने लगा। एक खौफनाक ठहाका गूंजा। सही, जमीन हिल गई। आसपास की कब्रों में हल्की हल्की दरारें पड़ने लगीं। मुर्दा फिर गरजा। दूसरा सवाल, मेरी हत्या किसने की? चंदन काका के माथे पर पसीना छलक आया। ठाकुर ने कहा था राजा की हत्या उसके भाई ने की थी, लेकिन डायरी में दूसरा नाम था, अघोरी कमलनाथ। उन्होंने डरते डरते कहा, तेरे भाई ने, लेकिन उस पर शाप अघोरी कमलनाथ ने दिया। मुर्दे की खाली आंखों में अजीब सी लाल चमक तैर गई। उसकी आवाज अब और भी खोखली और गहरी थी। सही, लेकिन अब उसकी परछाई लंबी होकर तालाब तक फैल गई, जैसे पूरी धरती निगलना चाहती हो। मुर्दा अब और करीब आ गया। उसके सड़े हुए चेहरे से कीड़े रेंगते हुए बाहर निकले और मिट्टी में गायब हो गए। तीसरा सवाल, वह गरज उठा, मेरा खजाना कहां है?
चंदन काका की आंखों के सामने तालाब की गहराई और खुला हुआ तहखाना चमक गया। उनकी मां की डायरी में साफ लिखा था, खजाना तालाब के नीचे है। मगर साय ने चेतावनी दी थी, सच जानने की कीमत है जान। तालाब के नीचे, उन्होंने दांत भींचते हुए जवाब दिया। मुर्दा कुछ पल स्थिर रहा, फिर अचानक एक ऐसी चीख मारी कि श्मशान की हर कब्र हिल गई। जमीन फटने लगी और पेड़ों से कौवे झुंड बनाकर उड़ने लगे। सही, लेकिन उसकी चीख में जीत का झर था, जैसे वह चंदन काका को किसी अंधेरे जाल में खींच रहा हो। तभी तालाब का पानी अचानक उबलने लगा। भाप और धुंध छा गई। पानी की सतह से एक काला साया बाहर निकला। उसके लंबे गीले बाल हवा में ऐसे लहरा रहे थे जैसे सांप फुफकार रहे हों। उसकी आंखें खाली थीं, पर उनमें अंधेरे का समंदर समा गया था। वह साया फुसफुसाया, तूने जवाब दे दिया चंदन, लेकिन खजाना लेने की हिम्मत है? साया का काला हाथ उनकी ओर बढ़ा। चंदन काका ने कांपते हुए मां की डायरी से मंत्र पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज लड़खड़ाई, लेकिन मंत्र हवा में गूंजा। साया और पास आ गया। उसका चेहरा अब उनकी नाक के सामने था और उसके मुंह से सड़न और राख की बदबू निकली। चंदन काका ने तुरंत नमक की थैली निकाली और साय पर फेंक दी। साया एक भयानक चीख के साथ पीछे हटा और पानी में डूब गया। लेकिन तालाब की सतह अब और भी चमकदार थी। तहखाना पूरी तरह खुल चुका था। चंदन काका जमीन पर गिर पड़े। उनकी सांसें टूट रही थीं। तभी तालाब की गहराई से एक और आवाज आई, एक गहरी भयानक हंसी जो चारों दिशाओं से गूंज रही थी। तूने सही जवाब दिया चंदन, लेकिन अब तालाब में उतरना होगा। चंदन काका ने तालाब की ओर देखा। पानी की सतह पर अब चमकती परछाई साफ थी। नीचे तहखाना मानो उन्हें बुला रहा था, लेकिन साय की अंतिम फुसफुसाहट उनके कानों में गूंज रही थी। खजाना तेरी मां का सच है या तेरी मौत का दरवाजा? दूसरी रात का आतंक खत्म नहीं हुआ था, या तो सिर्फ शुरुआत थी। सुबह की पहली किरणें श्मशान पर पड़ी, लेकिन चंदन काका को कोई राहत नहीं मिली। उनकी आंखों के सामने सिर्फ तालाब की गहराई और मां की चीख गूंज रही थी। अब उन्हें जवाब चाहिए था, और इसके लिए उन्हें जाना था गांव के सबसे रहस्यमय इंसान बाबा नानू राम वाटी फाजिब के पास। बाबा नानू राम की उंगलियां डायरी के उस पीले पड़े पन्ने पर थमी जहां एक अजीब सा मंत्र लिखा था। उनकी आवाज भारी हो उठी। यह मंत्र तुझे बचा सकता है चंदन, लेकिन सिर्फ तब जब तेरे दिल में जरा भी डर या लालच ना हो। अगर तेरे भीतर अंधेरा है तो साया तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। चंदन काका ने कांपते हाथों से मंत्र पढ़ा। उनकी आंखें उस धुंधली लिखावट पर टिक गईं जो उनकी मां की थी। उसी वक्त बाबा नानू राम की आवाज में एक ठंडक उतर आई। तालाब का तहखाना वही खजाने की कुंजी है, लेकिन उसे खोलने की कीमत तेरी जान होगी। याद रख, लक्ष्मीबाई ने कोशिश की थी और वही उसकी मौत बनी। अब तू तय कर चंदन, तुझे सिर्फ सच चाहिए या खजाना भी? गुफा से बाहर निकलते वक्त चंदन काका के कंधे किसी बोझ तले झुके थे। कानों में बाबा की चेतावनी गूंज रही थी, जैसे किसी अंधेरे कुएं से आती आवाज। तालाब का साया, शापित कब्र और उनकी मां का सच, सब एक दूसरे से ऐसे बंधे थे मानो किसी अदृश्य जाल में फंसे हों। रात के तीसरे पहर सुल्तानपुर का श्मशान घाट मौत की आहट में डूबा पड़ा था। हवा में ऐसी ठंडक थी जो हड्डियों को चीरकर आत्मा तक जा रही थी। पीपल की टहनियां चीख रही थीं, मानो कोई प्राचीन आत्मा क्रोध में कांप रही हो। तालाब का काला पानी पहले से कहीं गहरा, कहीं ज्यादा भयावह लग रहा था। उसकी हर लहर जैसे चंदन को पुकार रही थी। उनकी मुट्ठी में मां की डायरी थी, वही पन्ना जिस पर चेतावनी लिखी थी। खजाने का शाप मौत से भी भारी है। श्मशान का जंग लगा फाटक जब उन्होंने खोला तो चरमराहट ने सन्नाटे की नींद तोड़ दी। उस आवाज के साथ ठंडी हवा में एक अजीब सांस गूंजी, मानो कोई अदृश्य प्रेत उनके कानों पर झुककर फूंक मार गया हो। थैली में तांबे का लोटा, नमक और लालटेन रखे थे, लेकिन उनकी उंगलियां बार बार डायरी पर लौट आती। उनकी आंखों में जुनून जल रहा था, मां की मौत का सच जानने का जुनून। शापित कब्र उनके सामने थी। उस पर उकेरे त्रिशूल, सर्प और गोलाकार निशान लालटेन की रोशनी में ऐसे चमक रहे थे जैसे जीवित होकर उन्हें घूर रहे हों। चंदन काका ने कांपती आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा ठहर गई।
तालाब का पानी अचानक हिलने लगा। बुलबुले फूटे और श्मशान की निस्तब्धता को चीरती एक भयानक सांस गूंजी। घड़ी ने 12 बजाए। कांपते हाथों से उन्होंने कब्र पर पानी डाला। मिट्टी हिली और फिर एक रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख गूंजी। कब्र फटी और उसमें से एक मुर्दा निकला। उसकी देह जली थी, पर चेहरा ऐसे था मानो आग में पकाई हुई खाल हो। उसकी आंखें खून से भरी थीं, लाल बूंदें टपक कर मिट्टी में समा रही थीं और वहां एक काला धब्बा उभर आया था। उसकी आवाज पूरे श्मशान से गूंजी। पहला सवाल, खजाने का शाप क्या है? चंदन काका ने घुटते स्वर में जवाब दिया। खजाना आत्माओं को बांधने की शक्ति रखता है और जो इसे छूता है वही शापित हो जाता है। मुर्दा ठहाका मारकर हंसा। सही। उसकी आवाज ने हर कब्र को झकझोर दिया। दूसरा सवाल, इस शाप को किसने दिया? चंदन के होंठ कांपे। अघोरी कमलनाथ और काली मां की पुजारिन ने। मुर्दे की लाल आंखों में विकराल चमक नाच गई। सही, उसने खींचते स्वर में कहा। फिर वह अचानक चंदन के चेहरे के इतना पास आया कि उसकी सड़ी हुई बदबू उनकी सांसों में भर गई। तीसरा सवाल, खजाने को छूने की कीमत क्या है? चंदन के कानों में मां की डायरी की चेतावनी गूंजी। सच जानने की कीमत जान है, उन्होंने धीरे से कहा। मुर्दा चीख पड़ा। उसकी चीख से कब्रें हिल गईं। सही। और फिर उसका शरीर धुएं में घुलने लगा। लेकिन तभी तालाब से फुसफुसाहट गूंजी, वही आवाज जो हर रात चंदन काका को खींचती थी। पानी की सतह पर एक काली आकृति उभरी। लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। चेहरा धुंध में छुपा था, लेकिन उसकी परछाई से ऐसी दहशत निकल रही थी मानो वह औरत जिंदा से ज्यादा भयानक और मृत से कहीं ज्यादा जीवित हो। बाबा नानूराम की उंगलियां उस पुराने पीले पड़ चुके पन्ने पर अटक गईं, जिस पर एक मंत्र लिखा था। उनकी आवाज गहरी और ठंडी हो उठी। यह मंत्र तुझे बचा सकता है चंदन, लेकिन अगर तेरे दिल में जरा भी डर या लालच हुआ तो साया तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। चंदन काका ने कांपते होंठों से मंत्र दोहराना शुरू किया, लेकिन तभी तालाब की सतह पर एक काली आकृति उभरी। इस बार उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 गहरी अंधेरी गड्ढियां जो भीतर तक झांक रही थीं। साया फुसफुसाया। सवालों के जवाब दे दिए तूने चंदन, लेकिन खजाने को छूने की हिम्मत है। चंदन काका ने नमक की थैली उठाई और साये पर फेंक दी। साया एक भयानक चीख मारता हुआ धुंध में घुल गया, लेकिन तालाब की सतह पर तहखाने की चमक और तेज हो गई, ऐसी तेज कि मानो कोई अदृश्य शक्ति भीतर से उन्हें खींच रही हो। चंदन जमीन पर बैठ गए। उनकी सांसें टूटी फूटी थीं, लेकिन कानों में वही अंतिम शब्द गूंज रहे थे। खजाने को छूने की हिम्मत है। डायरी का अगला पन्ना उनकी आंखों के सामने था। खजाना तालाब में है, लेकिन उसे छूने वाला शाप का हिस्सा बन जाता है। श्मशान की हवा और ठंडी हो गई। पीपल का पेड़ जो हमेशा सरसराता था अब एकदम शांत था, मानो श्मशान की हर आत्मा अपनी सांस रोके इस आखिरी फैसले का इंतजार कर रही हो। रात के 11:59। चंदन काका ने तांबे का लोटा उठाया। लालटेन टिमटिमा रही थी। उसकी लौ किसी भी पल बुझ सकती थी। उन्होंने मंत्र पढ़ा और पानी कब्र पर डाला। ठीक 12 बजे मिट्टी हिली और इस बार कोई सड़ा गला मुर्दा नहीं निकला, बल्कि एक राजसी आकृति बाहर आई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और लाल आंखें खून से भी ज्यादा चमक रही थीं। उसकी देह से एक रहस्यमयी रोशनी निकल रही थी, मानो वह कोई आत्मा नहीं बल्कि खुद शाप का अवतार हो। उसकी आवाज गूंजी। पहला सवाल, खजाने का असली मालिक कौन है? चंदन काका के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। आखिरकार उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, काली मां की पुजारिन। मुर्दा हंसा, एक ठहाका जो पूरी धरती को हिला गया। सही। दूसरा सवाल, खजाने को छूने की कीमत क्या है? चंदन ने कांपते हुए कहा, जान, लेकिन अगर दिल साफ हो तो शाप टूट सकता है। उसकी आंखों में विकराल चमक उभरी। सही, लेकिन तीसरा सवाल। वह अचानक इतना करीब आ गया कि उसकी सड़ी हुई गंध ने चंदन का दम घोंट दिया। तू खजाने को छूने की हिम्मत करेगा? चंदन का दिल फटने को था, लेकिन मां का चेहरा, गांव की पीड़ा और सदियों से चला आ रहा शाप उनकी आंखों के सामने था।
हाँ, लेकिन अपने लालच के लिए नहीं, गांव के लिए। मुर्दे ने इतनी जोर से चीख मारी कि तालाब का पानी उबलने लगा। उसका शरीर धुएं में बदल गया, लेकिन तभी तालाब से वही साया फिर से उभरा। औरत की आकृति, लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे, खाली आंखों के गड्ढे सीधे चंदन की आत्मा को घूर रहे थे। तूने सवालों के जवाब दे दिए चंदन, लेकिन खजाने को छूने की कीमत तुझे ही चुकानी होगी। चंदन कांपते हुए तालाब के किनारे पहुंचे। पानी अब मृत्यु जैसा शांत था, लेकिन उसकी सतह पर तहखाने की रोशनी ऐसे चमक रही थी जैसे किसी और दुनिया का द्वार खुल गया हो। उन्होंने मंत्र पढ़ा, साया चीखा, इतना भयानक कि हवा तक रुक गई, लेकिन वह गायब नहीं हुआ। उसका काला हाथ चंदन की ओर बढ़ने लगा। चंदन ने नमक उठाया, लेकिन साय ने कहा, अब नमक नहीं, अब तेरी आत्मा ही तेरी ढाल होगी। चंदन तालाब में उतर गए। पानी इतना ठंडा था कि उनकी सांस रुक गई, लेकिन कदम वापस नहीं मुड़े। गहराई में एक विशाल पत्थर का दरवाजा था। उन्होंने उसे छुआ। दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुला। भीतर सोने चांदी के ढेर चमक रहे थे, लेकिन बीच में एक पुराना ताबीज पड़ा था, त्रिशूल, सर्प और गोलाकार चिन्ह से भरा हुआ। जैसे ही उन्होंने ताबीज उठाया, तालाब की गहराई में एक गूंज फैल गई। यह ताबीज मेरी शक्ति है चंदन, इसे गांव को दे दे और शाप टूट जाएगा। चंदन ने पीछे मुड़कर देखा। साया गायब था, लेकिन उनकी मां की आवाज हवा में गूंज रही थी। वे पानी से बाहर आए, हाथ में ताबीज था। गांव ने उन्हें मुक्तिदाता माना, लेकिन आज भी लोग कहते हैं कुछ रातों में तालाब की गहराई से फुसफुसाहट आती है। खजाने को छूने की हिम्मत है